Hello students, so we are starting a new chapter, new part in the mole concept chapter. This is the molecular mass, okay? So first of all, try to write the definition for the molecular mass. It's a very simple thing. Molecular mass is the sum of atomic mass of the elements present in a molecule. Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements, sum of atomic masses of the element present in a molecule. राइट तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास के सम को ही मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अगर उनकी कुछ भी स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू है या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी है तो उससे हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने मॉलिक्यूलर मास में। जैसे कि मान लो हमारे पास H2O प्रेजेंट है। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो हमें पहले से पता है कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1U, ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। अगर हमें ओवरऑल मास निकालना हुआ तो हम सीधे इसके मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 इंटू ऑक्सीजन मास या ऑक्सीजन एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास। ओके, बिकॉज दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए हमने एक ऑक्सीजन मास से एक को मल्टीप्लाई किया है और 2 से मैंने हाइड्रोजन मास को मल्टीप्लाई किया है। और यहां पर ऑक्सीजन का मास 16 है तो 1 इंटू 16U हो गया, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1U है तो ये 1U हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 18U आएगा। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18U, राइट। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि कोई यहां तक प्रॉब्लम होगी। अब किसी को अगर NH3 का निकालना है तो NH3 निकाल सकता है। NH3 के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेगा 1 इंटू नाइट्रोजन का मास, राइट, और प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का मास, राइट। हाइड्रोजन के मास में 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 से नाइट्रोजन के मास में मल्टीप्लाई करो और पूरा पूरा मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, यानी कि 1 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना है 14U प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है 1U, तो ये हो जाएगा 1U। ओवरऑल 17U इसकी वैल्यू है। आई डोंट थिंक कि कोई किसी को दिक्कत होगी। बस मॉलिक्यूलर मास आपको पता करने के लिए उस पार्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास की जानकारी की जरूरत है। जैसे ही अगर हमारे पास एटॉमिक मास पता होगा, जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनको हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट था, हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा हाइड्रोजन के मास को, और हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू 17U फाइंड हो चुकी है। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी। अगर मैं मान लो हमारे पास हमें निकालना है किसी और भी एटम का, जैसे मान लो हमें H2SO4 मॉलिक्यूल का निकालना है, ठीक है। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस 1 इंटू सल्फर का मास प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास, ठीक है। बस आराम से मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन का मास हमें 1 पता है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, आराम से वैल्यू मिल गई है 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो जाएगा 100, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 100। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक में प्रॉब्लम भी हो, तो क्रॉस चेक एक बार कर लेना।
अब हमें किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर मास सीधे सीधे कैलकुलेशन को बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हमारे पास ये जो हेडिंग है मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ये एक यूनिट है एक तरीके की। पहले तो मैं आपको एक डिफिनीशन बता देता हूं शॉर्ट सी। ए मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, a mole is a amount of substance a mole is an amount of substance that contains as many entities that contains as many entities as many entities इंटिटीज मतलब जैसे कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई और पार्टिकल हो सकता है, राइट। एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई भी और दूसरा पार्टिकल हो। तो ए मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल और अदर पार्टिकल, ठीक है, एज देयर आर एटम्स, as there are atoms in exactly 0.012 kg, right? A mole is an amount of substance that contains as many entities like atom, molecule or other particle as there are atoms in exactly 0.02012 kg। इसको हम 12 ग्राम लिख सकते हैं, जो कि हमारे कार्बन का मास होता है ग्राम में, राइट। ऑफ द कार्बन, इसको कार्बन भी लिख सकते हैं 12 एग्जैक्टली 0.25, 12 कार्बन 12 ग्राम of the carbon 12 isotope of the C12 isotope, right? A mole is amount of substance that contains as many entities, entities का मतलब atoms, molecules या other particles भी हो सकते हैं, as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope, right? तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, उतने इसके पास एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल होंगे एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बाद में जब इसकी डिफिनीशन को एग्जैक्टली मोल के टर्म में लिखी गई तो उसकी कंडीशन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, यहां पे लिख भी सकते हो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, मैं अगर इसको डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करूं तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर एक्यूरेटली, मतलब जो भी मोल है, मोल के नंबर को, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मोल एक्यूरेटली the mass of carbon atom, the mass of a carbon 12 atom was determined by a mass
spectrometer and found to be equal to 1.9926 equal to 1.992648 into 10 to power 23 gram. Knowing that 1 mole of carbon weighs 1 mole of carbon weighs 12 gram. Weight 12 gram. The number of atoms in it. So क्योंकि यहां पर ये पता किया गया, in order to determine the mole accurately, the mass of a C12 atom was determined by a mass spectrometer. So इसको mass spectrometer से कार्बन 12 के एटम को डिटरमाइन किया गया, तो ये पाया गया इक्वल टू द 1.992643 into 10 to the power 23. Actually this is the minus 23 gram. Knowing that एक एटम का मास कितना आया 1.992643 into 10 to power minus 23 ग्राम आया. ठीक है. अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट निकालूं, 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना आता है 1 मोल ऑफ कार्बन के पास होता है 12 ग्राम वेट. 1 मोल ऑफ कार्बन के पास होता है 12 ग्राम वेट. तो मैं अगर नंबर ऑफ एटम को फाइंड करना चाहूं, क्योंकि एक एटम के पास इतना वेट है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम को फाइंड करना चाहूं इस कार्बन 12 के अंदर, तो मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस मैं लिख सकता हूं, डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं. नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 12 divided by mass of 1 mole of carbon atom divided by total mass of 1 atom, right? तो इसको हम 12 divided by 1.992648 into 10 to power minus 23 कर सकते हैं, right? तो नंबर ऑफ एटम की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम प्रेजेंट है मास, राइट? एक मास या एक एटम के पास मास है इतना, राइट? 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम. अगर मैं नंबर ऑफ एटम निकालना चाहूं तो मैं सीधे 12 से उसको डिवाइड कर सकता हूं, मुझे वैल्यू सीधे पता चल जाएगी कि इसके पास वैल्यू कितना होगा. तो नंबर ऑफ एटम अगर मैं 1 मोल में निकालना चाहूं तो ये आएगी 6.023 into 10 to power 23 atoms per mole, right? तो अगर मैं अभी बताना चाहूं कि ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 मोल के अंदर, तो इतने, क्योंकि हमने सभी एटम को या सभी एलिमेंटों को कार्बन के साथ रिलेट किया है, और मुझे पता है कि 6.023 10 to power 23 एटम्स होते हैं 1 मोल के अंदर, राइट? तो अगर मैं बता रहा हूं कि 6.023 10 to power 23 एटम होते हैं 1 मोल के अंदर, तो मैं बस मोल को डिसाइड करूं, मोल को फाइंड करूं और वैल्यू को बता सकता हूं. तो हमारे पास 6.023 कोई भी एटम है, किसी भी पार्टिकुलर एटम के अंदर आप बात करोगे, चाहे कोई भी एलिमेंट है, तो उसके 1 मोल के अंदर 6.023 10 to power 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो एटम कुछ भी हो, चाहे वो एलिमेंट कोई सा भी हो. ओके, बाद में इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिसाइड किया गया. इसकी वैल्यू थी Na, और एवोगैड्रो एक नंबर था, ये वही नंबर है. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10 to power 23. इसको हम Na से भी डिनोट करते हैं, और Na की जो वैल्यू है वही बताती है कि कितने नंबर ऑफ एटम है. आपसे मैं पूछूं
कोई भी रास्ता चलता इंसान उसमें पूछूं, अगर उसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, भैया उसको टेंशन नहीं लेने बोलेगा या नहीं। अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन ले लूं, बोलेगा या नहीं। अगर मैं 1 मोल ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी ले लूं, वो बोलेगा या नहीं। किसी भी वक्त निकालेगा तो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 6.023 यानी एटम्स होगी, यानी एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू Na एटम्स, Na एटम्स, ये एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी। ओके, अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी निकालूंगा तब भी यही आएगा। अगर मैं बोलूं मास ऑफ या 1 या फिर नंबर ऑफ एटम्स इन, या मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, अभी मैं मॉलिक्यूल लिखूं तब भी इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आई, राइट। अगर मैं 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल लिखूं तब भी इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आएगी। कोई सा भी मॉलिक्यूल होगा उसके पास 6.023 एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर उस मॉलिक्यूल को मैं मोल में लिख रहा हूं, 1 मोल, ठीक है। कोई आयन लिख रहा हूं मान लो, तो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, जैसे मान लो सोडियम आयन लिख रहा हूं तो Na प्लस आयन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मैं 1 मोल ऑफ एनायन लिख रहा हूं, कैटायन लिख रहा हूं, तो हर किसी के पास, अगर मैं मान लो लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl, इसके पास भी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं निकालूं तो हमेशा वो नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10⁻23 ही रहेंगे। तो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन की वैल्यू 6.023 एटम आएगी। 1 मोल ऑफ NaCl की वैल्यू भी 6.023 एटम्स आएगी। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल की वैल्यू भी 6.023 आएगी। 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल की वैल्यू भी 6.023 एटम्स आएगी। तो कहीं भी निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इतने ही आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी। One more term is called as, just starting with again a second term called as a gram atomic mass. It's a very specific term. Gram atomic mass. तो आपको अभी तक एवोगैड्रो नंबर के बारे में पता चल गया होगा, पर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने किसी भी 1 मोल के अंदर पता चल गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन फॉर दिस। The atomic mass of an element, the atomic mass of an element, the atomic mass of an element expressed in the gram, expressed in a gram, is called gram atomic mass, is called gram atomic mass, okay, of the element. Okay, the atomic mass of an element expressed in the gram is called, अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, राइट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 6 पॉइंट यानी Na एटम्स का मास है। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ, इट इज आल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ Na एटम्स। Na एटम्स के मास को भी, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के एटम्स, जितने भी एवोगैड्रो नंबर है
उतने एटम्स के बराबर जो मास होता है उसको हम भी ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज, अगर मोल में डिफाइन करना चाहूं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, राइट। इसको हम 1 मोल एटम्स के मास के बराबर भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ऑक्सीजन एटम, जैसे मैं ऑक्सीजन एटम के लिए बोलूं, अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर एटम के लिए बोलूं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है, सो ऑक्सीजन एटम के लिए अगर मैं बात करूं, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितना एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन एटम का, वो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर हो। तो आप इसको राइट भी कर सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, atomic mass of oxygen atom is equal to mass of 1 oxygen atom, mass of 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वही एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कहलाता है, जिसको हम 16U से भी डिफाइन करते हैं, 16U भी लिखते हैं, राइट। हमने स्टार्ट में U एंड AMU को लिखना बताया है। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना चाहूं अभी, तो करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 6 पॉइंट, या मास ऑफ, सीधे हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ यानी ऑक्सीजन एटम, राइट। अगर हम ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं तो हम इसको ग्राम एटॉमिक मास को 6.03 है, Na एटम्स के मास या Na ऑक्सीजन एटम को ही हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। ये डिवाइड नहीं है, बस लाइन खींच दिया, ठीक है। सो ग्राम इसको हम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, मतलब 6.023 10 टू पावर 23 ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा। अगर हम इसको हम फिर से कैलकुलेट करना चाहें, और GAM ग्राम एटॉमिक मास, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इज ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, तो इसको हम 16 AMU यानी कि 16U इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, तो Na ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU इंटू 6.023 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक एटम का मास एक एटम का मास जो अगर जो भी हमारे पास होता है वो 16 AMU होता है, तो अगर मैं इसके Na एटम्स को ले लूं तो उसका मास हो जाएगा 16 AMU इंटू 6.023 और मैं इसको अगर इक्वेट करने की कोशिश करूं, AMU को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना पहले या दूसरे लेक्चर में बताया हुआ है कि एक AMU की वैल्यू या एक U की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, राइट। और ये एटम ऑलरेडी गिवन है, करना कुछ नहीं है, सीधे 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 और इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ऑक्सीजन एटम, इसको लूं अगर और दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो नियर अबाउट इसकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1 और ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 16 ग्राम, राइट। तो अगर मैं किसी के मास को यानी किसी के ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो चाहे वो कोई सा भी एटम है, मान लो हमारे पास क्लोरीन एटम अवेलेबल है और मैं बोल दूं कि भैया हमें क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अगर निकालना है तो हम करेंगे क्या, सीधे सीधे हम इसको हम कह सकते हैं मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास निकालना था, तो मास ऑफ 1 एटम यानी मास ऑफ 1 एटम। अगर मैं किसी का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा था ना, तो हमने लिखा था मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, राइट, या मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम। यहां पर हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम की वैल्यू पहले बताई थी और ये हो जाएगा मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम
और इस चीज को हम सीधे लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Cl इज इक्वल टू मास ऑफ यानी Cl एटम्स। ठीक है, अब अगर यानी Cl एटम मतलब 6.023 इंटू 10 टू पावर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स का जो मास होगा, एटम का जो मास होगा वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। और क्योंकि मास ऑफ वन क्लोरीन गिवन है कि होता है 35.5 यू, तो इसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से। यू को एएमयू भी लिख सकते हैं, सीधे इसकी वैल्यू को लिखूंगा 35.5 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, और ये एटम में वैल्यू लिखी हुई है इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इसको कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू नियर अबाउट 1 आ जाएगी और हमारा 35.5 ग्राम एटम हो जाएगा। तो अगर हम ग्राम एटम ऑफ Cl निकालें तो होता है 35.5 ग्राम एटम। आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, ग्राम एटम ऑफ Cl 35.5 होता है अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूं Cl के लिए तो। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम निकाला, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम निकाला, ऐसे हम किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं और वो उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। ठीक है, अभी मैं सीधे सीधे अगर एक क्वेश्चन आपको दूं और आपसे पूछूं कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्वेश्चन है हाउ मेनी gram, how many atom of oxygen are there in 16 gram oxygen? How many atom of oxygens are in 16 gram oxygen? तो आपको क्योंकि बताया है कि दोनों का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें हाउ मेनी एटम्स, हमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने एटम्स हैं। ठीक है, और हमें पहले से पता है कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है इसका 16 आता है, तो GAM इसका आता है 16। ठीक है, अब GAM क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं GAM में ग्राम एटॉमिक मास के अंदर मॉलिक्यूलर वेट इनटू जितनी हमारी AMU की वैल्यू है यानी 16 AMU, हमारी AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम इनटू नंबर ऑफ एटम लिखते हैं ना आप 6.02 10 टू पावर 23, तो यहां पर माना कि नंबर ऑफ एटम Y है और इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 16 के साथ और इसकी ग्राम एटॉमिक वैल्यू 16 आनी चाहिए। हम Y की वैल्यू फाइंड कर ले, हमें पता चल जाएगा कितने एटम लिए जाएंगे और जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/1.66 इंटू 10 टू पावर -24 और ये 1/Na लिख सकते हैं इसको हम, और यही वैल्यू या सॉरी 1/Na नहीं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा तो 6.02 10 पावर 23 बन जाएगा, तो ये Na इसको हम लिख सकते हैं। राइट, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन ने पूछा था तो ये हम बता सकते हैं। अच्छा, मान लो हमसे पूछता कि मान लो क्वेश्चन होता हाउ मेनी atom of oxygen in atom of oxygens या how many atom of nitrogen are there 16 ग्राम नाइट्रोजन। ग्राम एटम 16 ग्राम एटम ऑलरेडी गिवन है, हमें GAM को कैलकुलेट करना है, वो इसका 16 आता है और 16 ग्राम गिवन है, 16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है तो मैं आराम से ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकता हूं
और अगर मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू को इक्वेट करके बस एज इट इज रिमेन तरीके से लिख दूं, और इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना है। ओके, सो इट्स योर चॉइस, यू कैन डू द क्वेश्चन लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कुछ मॉडर्न जो भी आज की केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राम एटमिक जो ग्राम एटम होता है या ग्राम मॉलिक्यूल होता है उसी को हम मोल बोलते हैं, ठीक है। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल कहीं गिवन है तो इसी पार्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं मोल, राइट। किसी का ग्राम एटम अगर पता है तो हम बता देते हैं कि वो कितने मोल है, ठीक है। अच्छा, आज हम इसको मोल की तरह से डिफाइन करते हैं, और अगर मैं कैलकुलेशन करूं मोल्स की तो मोल की कई सारी कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में बताता हूं, कैलकुलेशंस ऑफ मोल। इसके लिए जैसे कि मास ऑफ द कंपाउंड, अगर कंपाउंड गिवन है तब हम कैसे करेंगे। चलो पहला टर्म लिखो, व्हेन मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन, when mass of the compound is given, तब मोल की वैल्यू कितनी आएगी। मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइड बाय molecular weight of compound of that compound of compound। इसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने अवेलेबल हैं उसको अगर मैं Na से डिवाइड कर दूं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, तब भी हम मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na, ठीक है। तीसरा, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है या फिर हमें गैस गिवन है तो वहां पर हम एक फॉर्मूला होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकला हुआ फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी की वैल्यू, पी को बोलते हैं प्रेशर, वी को बोलते हैं वॉल्यूम, एन को बोलते हैं मोल, आर को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और टी को बोलते हैं टेम्परेचर। टी को बोलते हैं यहां पर अगर मैं एन की वैल्यू निकालूं तो पीवी बाई आर टी आता है, और इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये भी एक मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। वाई स्केल पे कभी कभी मोल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए देख भी सकते हैं। देखो अगर मैं वाई स्केल को ड्रॉ करूं, अगर आपको वाई स्केल पता चल गया तो शायद आपको मोल की सारी कैलकुलेशन के बारे में जानकारी हो जाएगी। वाई स्केल क्या कहती है, जस्ट सी दैट, ये हमारा मोल, राइट। अगर मैं इसमें मोल में क्या करूं, मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं मोल में मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट में अगर क्या करूं, मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दूं, मोल में क्या करूं, मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर दूं, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दूं, या फिर इनटू एटॉमिक वेट कर दूं, तो क्या पता चल जाएगा हमें। अरे मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो वेट पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं मॉलिक्यूलर की तरह मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर वेट अपॉन एटॉमिक वेट भी होता है,
या फिर मोल इज इक्वल टू, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो हमें मोल की वैल्यू पता चल जाएगी, हमें वेट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर मैं इनटू कर दूं मोल में तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा, राइट। और इधर में अगर सेम तरीके से अगर वेट निकालना है, अगर वेट हमें गिवन है और मोल निकालना है, तो या तो मैं डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से और या तो मैं डिवाइड कर दूं एटॉमिक वेट से, तो हमें दोनों तरीके से मोल पता चल जाएगा अगर मैं उल्टा जा रहा हूं तो, ठीक है। ये वाई स्केल नंबर 1 है। अगर मैं इधर दूसरी तरह से अगर इसको मैं 22.4 से मोल को अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं मोल को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम। 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम। क्यों? इस पार्टिकुलर इक्वेशन में हम वॉल्यूम को रखते हैं एज ए कांस्टेंट, पर इसमें हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर डाल दें, आर को हम डाल दें 0.0821, इसको 273। ये आराम से आप कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 22.4 n लीटर, राइट। अब मैं n में अगर 22.4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमें वॉल्यूम मिल रहा है, और मैं जब वॉल्यूम में 22.4 को डिवाइड कर रहा हूं तो n मिल रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर t को 273 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 273 एक नॉर्मल n के नॉर्मल टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एन टीपी। एन टीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन लेते हैं इसको, और प्रेशर को लेते हैं 1 एटमॉस्फियर। और अगर मैं रेडबर्ग कांस्टेंट की बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर लीटर एटीएम पर डिग्री केल्विन, लीटर एटीएम पर डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये 0.0821 होता है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वी बी, और बी की वैल्यू आएगी 22.4। तो बी में जब मैं 22.4 को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो वॉल्यूम मिल जाता है, और वॉल्यूम में जब मैं 22.4 को डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मोल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी साइड हम चलते हैं, और तीसरी साइड भी देख सकते हैं इसको। अगर मैं मोल में, यहां पर मोल को एक तीसरी टर्म नंबर ऑफ एटम्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ एटम यहां पर अगर मैं लिखूं तो मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बेटा, एक मोल में होते हैं नंबर ऑफ एटम Na, ठीक है। तो मोल से अगर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बस सीधे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक मोल में नंबर ऑफ एटम अगर Na होते हैं, या नंबर ऑफ एटम अगर Na होते हैं, तो अगर मैं 5 मोल में निकालूंगा तो बस इसको 5 से Na कर दूंगा बस। तो मतलब मल्टीप्लाई के लिए करना है, तो अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम, जितने भी मोल हैं अगर उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे उसमें नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। और कितने भी नंबर ऑफ एटम है उसमें आप डिवाइड कर दोगे Na के साथ, तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, पता चल जाएगा कितने मोल है। तो ये हमारी 3 स्केल है। एक स्केल वॉल्यूम कैलकुलेशन की है, मैंने ये भी बता दिया है। एक स्केल है हमारी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेशन की, और तीसरी स्केल है वेट कैलकुलेशन की। तो मोल से हम तीनों तरफ चल सकते हैं, और 3 अलग अलग फॉर्मूला। वॉल्यूम वाले कब यूज करेंगे, जब गैस होगा और वॉल्यूम दिया गया होगा। वेट वाला तब यूज करेंगे जब कोई कंपाउंड दिया गया होगा और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में होगा। और जब हम नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर दिया गया होगा या फिर एवोगैड्रो नंबर की बात की गई होगी, तब हम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ओके। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो अगर चलो मैं क्वेश्चन करता हूं पहले। तो क्वेश्चन करूं, अगर आपसे पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम
of nitrogen in gram. Please pause the video and try to calculate the answer. If you will get, then it will be okay for you. Now I'm just solving it. क्योंकि mass of 6.023 into 10 to the power 23 atom of nitrogen की वैल्यू होती है 14 ग्राम, right? Mass of Na एटम की वैल्यू होती है 14 ग्राम। तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 14 ग्राम। तो 1 एटम की कितनी हो जाएगी? 14 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये हो जाएगा 2.32 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। Calculate the mass of 1 atom molecule of CH4. वन एटम मॉलिक्यूल ऑफ CH4 की वैल्यू है कितना? मास ऑफ 1 एटम मॉलिक्यूल ऑफ CH4, इसकी वैल्यू है, चलो निकालते हैं एक बार। मास ऑफ, अच्छा CH4 का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, कितना आता है बेटा? 16 मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होता है क्या? आपके 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम का मास। अब Na एटम का मास या Na मॉलिक्यूल्स, यहां पर Na मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास CH4 है। तो Na एटम का मास कितना होता है? 16 होता है, या इसको हम Na मॉलिक्यूल लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास CH4 है और ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। ये 16 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का अगर निकालना है तो बस कुछ करना नहीं है, 1 एटम मॉलिक्यूल ऑफ 1 एटम मॉलिक्यूल आपको 16 में डिवाइड कर देना है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 को, और ये वैल्यू इजीली मिल जाएगी 2.65 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम, राइट? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो यानी की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी मॉलिक्यूल 16 ग्राम है, तो 1 एटम मॉलिक्यूल की वैल्यू 16 अपॉन 6.023 10 टू द पावर 23 होता है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 2.65 10 टू द पावर -23 ग्राम। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, so calculate the number of atoms in 0.5 mole atoms of nitrogen. Calculate number of atom in 0.5 mole atom of nitrogen। क्योंकि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू 1 मोल, तो राइट साइड में भी यही हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 आएगा। और अगर इसके वैल्यू को मैं कैलकुलेट करके देखूं तो ये आएगी 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, राइट? इतनी वैल्यू इसकी टोटल आएगी अगर एटम को कैलकुलेट करूं, क्योंकि 1 मोल में एटम इतने अवेलेबल है, तो 0.5 मोल में 0.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट फॉर 5 ग्राम आयरन। हमें कुछ हमें 5 ग्राम एटम हमें दिया हुआ है, 5 ग्राम एटम आयरन यानी कि Fe। तो हमें कैलकुलेट करना है, जिसका कि हमें Fe का मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी 56 पता होता है, ठीक है? तो हमें कैलकुलेट करना है
पहली बात तो मास ऑफ Fe, दूसरी बात हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ Fe एटम्स, राइट। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 Fe एटम, राइट। एक Fe एटम के पास मास कितना होगा। अब मास ऑफ Fe एटम आराम से कैलकुलेट हो सकता है। मास ऑफ, जो कि मोल इज इक्वल टू, हम पहली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हम सीधे, हमारे पास ये जो ग्राम एटम गिवन है, हमने आपको बोला स्टैंडर्ड टर्म में इसको 5 मोल भी बोल सकते हैं आज की भाषा में। हमें 5 मोल गिवन है इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं वेट निकालने की कोशिश करूं, बस 5 को 56 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, आराम से वैल्यू मिल जाएगी। और वो वैल्यू कितनी आएगी, किसी को भी अगर निकालना हो इस वैल्यू को, तो वो वैल्यू आएगी 280, राइट। वैल्यू आएगी 280। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ Fe एटम्स, ओके। अब एक मोल में Fe एटम कितने होते हैं बेटा? 1 मोल में होते हैं Fe एटम, चाहे कोई सा भी एटम हो, वो हो जाएगा यने Fe एटम, यानी मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं Fe एटम्स। अब हमें क्या गिवन है, 5 मोल गिवन है, तो 5 मोल में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1 मोल इधर, तो 5 मोल में 5 यानी एटम्स, 5 यानी Fe एटम होंगे। अब 5 यानी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 5 तो गिवन रहेगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 Fe एटम। ये आ जाएगा आपका 30.115 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम, राइट। तीसरी कैलकुलेशन है मास ऑफ 1 Fe एटम, मास ऑफ 1 Fe एटम। अब 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 Fe एटम का मास होता है इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि 56 ग्राम, ठीक है। अब 1 Fe एटम का निकालना है, तो ये 56 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 हो जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट इट, और इसकी वैल्यू आएगी 9.29 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, राइट। तो 1 Fe एटम का जो मास होगा वो आ जाएगा 9.29 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ओके। तो हमारे पास इतनी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, 3 क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए हैं, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट। एंड अगला क्वेश्चन मैं एक और बताता हूँ आपको, इन्हीं ग्राम एटम से रिलेटेड। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ पहला 4 ग्राम एटम सल्फर, दूसरा, चलो पहले ही कैलकुलेट करते हैं, 4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक की कैलकुलेट करते हैं चलो। तो 4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 4 ग्राम एटम मतलब 4 मोल हो गया। एटॉमिक वेट पता है, एटॉमिक वेट की वैल्यू होती है 32। अगर मैं मोल को कैलकुलेट करूं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये हो जाएगा वेट इज इक्वल टू मोल इनटू एटॉमिक वेट। मोल की वैल्यू 4 है, एटॉमिक वेट की वैल्यू 32 है, 128, 128 आंसर हो जाएगा इसका, तो ये ग्राम में आएगा, राइट। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी भी को भी कोई दिक्कत होगी। मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ, चलो मैं डीपीपी तो दूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूँ मैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या, नया टॉपिक पढ़ते हैं।
नया टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर मैं क्वेश्चन, पहले तो आप समझो कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज, लिखो यहां पे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ the relative mass of each of the constituent element, each of the constituent element in 100 parts of it, in 100 parts of it, right? So mass percentage of an element को 100 parts में जो relative mass हम निकालते हैं, percentage composition of the compound is the relative mass of the each of the constituent element in the 100 parts of it. अच्छा, मैं अगर एक चीज बताऊं कि मान लो हमारे पास एक पेन है और मैं बोलूं कि कैप जो है वो है हमारा 20% वेट कंटेन कर रहा है, और फिर मैं बोलूं कि जो पेन बाकी बचता है वो कितने परसेंट वेट कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो 80% जाएगा, क्योंकि आपको उसमें से 100 में से माइनस कर देना है 20 को, क्योंकि दोनों का अगर सम 100 आ रहा है तो आपको एक का निकालना है, तो बस 100 माइनस एक का पता है, दूसरे का निकालना है, आपको 100 माइनस कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो 100 के रेस्पेक्ट में ही लेकर के हम बात करते हैं, राइट। चलो, अभी मैं अगर बात करूं कि अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मेरी थाली में 4 टाइप की चीजें हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। अगर मैं बात करूं कि दाल चावल रोटी का जो कंपोजिशन है वो 79% है वेट का, बताओ सब्जी का वेट कितना होगा। तो आपको ऑब्वियसली 100 माइनस 79 कर दोगे और बोलोगे कि 21% वेट सब्जी कंटेन कर रही है। तो ये सब चीजें तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में भी होती है, और टोटल जो सम होगा वो 100% होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी फॉर्मूला बताऊं आपको मास परसेंट को निकालने का, जैसे मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग इसको बताऊं तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट in one of the compound upon molar mass of the compound into 100, right? Mass of that element in one of the compound upon molar mass of the compound into 100। जितना भी उसका मास है और जितना उस वन ऑफ द कंपाउंड, अगर वन ऑफ द एलिमेंट है, वन ऑफ द कंपाउंड है, जितना भी, अगर मान लो एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास लेंगे और ओवरऑल मास से डिवाइड करेंगे और 100 कर देंगे। कभी भी मास परसेंटेज निकालना है, मान लो हमें वाटर का निकालना है, ठीक है। अब वाटर में हमें दिया गया है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दो और ऑक्सीजन के मास का परसेंटेज बता दो, दोनों का अगर कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करना चाहूं तो चलो मान लो मैं हाइड्रोजन का कर सकता हूं, तो हाइड्रोजन का, चूंकि इसका टोटल मास हम सबसे पहले हमें दिया गया है क्वेश्चन, मान लो हमारे सामने कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। इसको निकालना है, जैसे मान लो करना कुछ नहीं है, अगर मुझे दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर सबसे पहले H2O का पूरा पूरा वेट निकालेंगे और ये आएगा 18। अब हाइड्रोजन में कितना वेट कंटेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन के पास 2:1 वेट है, तो इसके बाद क्योंकि हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा,
1 ग्राम या 1, हम जब ग्राम एटम में निकालते हैं तो 1 ग्राम आता है ये, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 2 हाइड्रोजन है, डिवाइड बाई, अगर मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो करूंगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमें नीचे कंपाउंड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड लिखना है, ऊपर मोलर मास ऑफ द दैट पार्टिकुलर एलिमेंट लिखना है। तो इस पार्टिकुलर एलिमेंट का मोलर मास टोटल 2 आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट का मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 बाई 18 इंटू 100, तो इसको हम 200 बाई 18, राइट। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 9, सो ये आ जाएगा 18 बन जाए 18, 2 बच जाएगा तो 18 बच जाए 18, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहूँ, बस सीधे 100 से मैं इसको माइनस कर दूं, ये 11 मिल जाएगा और ये 89% के आसपास मिल जाएगा। अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमें 16 पता है, ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 पता है, इनटू 100 कर दूंगा, क्योंकि हमें एलिमेंट ऑक्सीजन है और पार्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीजन का वाटर है, और मैं 100 कर दूंगा और हमें वैल्यू पता चल जाएगी, जितनी आएगी हम 1600 डिवाइड बाई 18 को निकालोगे 89% के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें बताना है मास ऑफ या मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नहीं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन इन CaCO3। मास परसेंटेज तीनों का बताना है। सबसे पहले मैं CaCO3 का मास निकाल लूंगा। CaCO3 का मास आएगा 100, एक बार निकाल के देखना, 18 12 60 आ जाएगा, 40 प्लस, तो ये आ जाएगा टोटल 100। अब करना कुछ नहीं है, अब हमें निकालना है, मान लो मास परसेंटेज ऑफ, मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का मास कितना है 40, टोटल मास कितना है 100 इंटू 100, कितना हो जाएगा 40%। परसेंटेज ऑफ हमें निकालना है कार्बन, तो कार्बन का मास कितना है 12, टोटल मास कितना है 100 इंटू 100, टोटल मास ये वाला CaCO3 वाला मास। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना है 16, टोटल मास कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई, यह जाएगा 16%, यह जाएगा 12%। तो हमारे पास तीनों के अलग अलग सम्स आ गए, तीनों की परसेंटेज हमने अपने अकॉर्डिंगली निकाल ली है, ठीक है। तो हमें 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पीपी के अंदर मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मैं दे देता हूँ यहीं पे 2 क्वेश्चन अलग अलग, कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 ये निकालना है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H5OH, ये 2 चीजें आपको निकालनी है इधर से, ओके। So you can calculate it, and I have done number of things today. Molecules and compounds, mole concept के अंदर हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस की हैं, तो I don't think इसमें कोई प्रॉब्लम होगी अभी तक। So just find it out. I'll be giving you the DVP over there. Thank you so much.